कॉल रिसीव किया। 30 मई 2014 सुबह करीब 10 बजे महाराष्ट्र के नागपुर जिले के गांव में धनराज नाम के किसान को अपने खेत में झुलसा हुआ कंकाल और बिखरी हुई हड्डियों जैसा कुछ दिखा। डर और शक में उसने तुरंत पुलिस को कॉल कर दिया। कॉल रिसीव किया एडिशनल पुलिस इंस्पेक्टर अरुण मधुकर गुरमुले ने। फोन रखते ही इंस्पेक्टर कुछ याद करते हुए बड़बड़ाए। लगभग 5 दिन पहले गीता कावले भी अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने आई थी। उस लड़की की शादी भी शायद यहीं हुई थी और अब उसी गांव से एक जली हुई खोपड़ी मिली है। चलना पड़ेगा। पुलिस मौके पर पहुंची। घबराए हुए किसान ने राख में मिली खोपड़ी, हड्डियों और कुछ जले हुए सामान की तरफ इशारा किया। राख को जब थोड़ा हटाया गया तो वहाँ से एक पायल, कान की बाली, चांदी का कड़ा और मंगलसूत्र भी मिला। दैनिक भास्कर की थ्रिलर सीरीज मृत्युदंड में कहानी नागपुर फैमिली किलर की। अब गुरमुले ने अपनी डायरी से 2 फोटो निकाली और धनराज से पूछा कि क्या वो इनमें से किसी को पहचानता है। धनराज ने केवल एक शख्स को पहचाना जिसका नाम विवेक था और फिर पुलिस को उसके घर ले गया। वहाँ सिर्फ उसकी माँ संध्या मिली। जब पुलिस ने जेवर दिखाकर उससे पूछा तो वो डर गई और बोली, साहब मैं ये चीजें नहीं पहचानती, लेकिन हाँ सविता मेरी बहू है। कई दिनों से गायब है। पहले बच्चे को लेकर मायके जाती थी, इस बार बिना बच्चों के चली गई। विवेक तो उसे ढूंढने निकला है। विवेक जैसे ही घर आए उसे फौरन थाने भेजो, नहीं तो तुम्हें हथकड़ी लगानी पड़ेगी। कहते हुए गुरमुले अपनी टीम के साथ वापस अरोली थाने आ गए। फिर गीता को थाने बुलाया गया। गीता जेवर देखकर फूट फूट कर रोने लगी। साहब ये मेरी बेटी के गहने हैं, मैंने ही उसे शादी में दिए थे। फिर उसने एक और चौंकाने वाला खुलासा किया। कुछ महीने पहले सविता बच्चों को लेकर मायके आ गई। बोली अगर मैं नहीं आती तो आप मेरे अंतिम संस्कार में आती। फिर कुछ दिन बाद विवेक आया, बोला अब ठीक से रहेगा और सविता को ले गया। इतना कहते कहते गीता बेहोश हो गई। थोड़ी ही देर में सविता के चाचा शालीकरम कावले भी थाने पहुँचे। रोते हुए इंस्पेक्टर से बोले, साहब मेरी भतीजी 2 हफ्ते से लापता है और अभी तक रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। अब तो सबूत भी मिल गया है। हमें न्याय दिला दो साहिब, हमें न्याय दिला दो। इंस्पेक्टर ने विवेक पालटकर के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 यानी हत्या, 201 यानी सबूत को मिटाने, 203 यानी जानबूझकर पुलिस को गुमराह करने और 498 ए यानी विवाहित महिला के साथ क्रूरता करने के आरोप में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। डीएनए जांच के लिए खोपड़ी नागपुर भेजी गई। बच्चों के डीएनए सैंपल लिए गए तो पुष्टि हुई कि ये खोपड़ी सविता की ही थी। आखिरकार 11 जून को एक रिश्तेदार के घर से विवेक को भी गिरफ्तार कर लिया गया। अब उसने अपना जुर्म कबूल किया। उस रात मेरी सविता से बहस हो गई थी। मुझे लगता था कात्यायनी भी मेरी बेटी नहीं है। पहले मैंने कात्यायनी को खाट से उठाकर नीचे पटक दिया, फिर खाट का पाया तोड़कर सविता के सिर पर मार दिया। वो उसी वक्त मर गई तो मैं उसे घसीटते हुए खेतों में ले गया और धान के ढेर में जला दिया। फिर विवेक की माँ संध्या, बहनोई कमलाकर ने भी भयंकर राज खोले। जब ये 16 साल का था तब इसने मेरे पैर पर कुल्हाड़ी मार दी थी। उस दिन भी ये सविता की कमर पर लात मार रहा था, उसे घसीटते हुए पीट रहा था। मैं डर के मारे कुछ नहीं कर पाई। साहिब इसने मुझे बुलाकर जबरदस्ती सविता के मायके फोन करवाया। ये मुझे भी धमका रहा था। अभी इसके दोनों बच्चे मेरे घर पर ही रह रहे हैं। 19 नवंबर 2014 को पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की। 1 साल से ज्यादा ट्रायल चला। 30 नवंबर 2015 को नागपुर सेशन कोर्ट ने फॉरेंसिक और डीएनए सबूतों के आधार पर विवेक को उम्र कैद की सजा सुनाई। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। कमलाकर के छोटे भाई ने बताया, हमारे भाई ने और हमारी भाभी ने बोले छोटे छोटे बच्चे हैं, इसके लिए कुछ करो, इसके कैसे से बाहर लाओ। हमारे भाई ने पूरी फोर्स लगा के, ताकत लगा के, अच्छे वकील पकड़ के एंटीसेप्टिक बेल करा था उस पर। जेल से रिहा होकर करीब 1 साल बाद 10 जून 2018 देर रात को विवेक नागपुर की सड़कों पर 10 किलो की लोहे की रॉड लेकर मोटरसाइकिल से घूम रहा था। घूमते घूमते वो अपनी बहन अर्चना और बहनोई कमलाकर के घर पहुंच गया। अब उसने लोहे की रॉड को गेट के पास रखी और दरवाजा खटखटाया। क्यों? अब उसका क्या इरादा था, जानेंगे कल।
नागपुर फैमिली किलर पार्ट 2 में सिर्फ दैनिक भास्कर ऐप पर।